हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हमने हमारा जो ब्लूप्रिंट जो गवर्नमेंट ने हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिया उसका हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, जिसमें हमने अभी हमारा सेक्शन ए स्टार्ट किया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिए। आज हम अति लघुरात्मक यानी कि जो 1 लाइन क्वेश्चन हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखे हैं, तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करते हैं, उससे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज पार्ट 2 के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। देखें, अति लघुरात्मक प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब क्या होगा, जिनके आंसर आपके ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो देखें क्या कह रहा है, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए, यानी कि पावर्स के रूप में लिखना है। यहां पे दे भी रखा, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1260 एज एक्सपोनेंट, यानी आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, छोटे छोटे रूप में इसको लिखना है। तो देखें, ये 1260 फिर 2 से डिवाइड, तो आप देंगे 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 0। फिर से आप देंगे इसके अंदर किसका भाग, अब यहाँ पे दे देते हैं 2 का, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10। फिर हम यहाँ पे 3 का भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, अब 1 में जाएगा नहीं तो 0 और 2 संख्या 7 में, 3 पंजे 15। फिर से 3 का भाग दे देते हैं, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब हम 5 का भाग दे देते हैं, 5 7 35, फिर 7 का भाग दे देते हैं, 7 एकम 7। भाग हमारा पूरा चला गया। अब हमसे पूछा गया है घातांक के रूप में लिखना, तो यहाँ पे देखें 2 कितनी बार है, 2 बार। तो पहले लिखेंगे 2 इंटू 2, फिर आपके पास 3 है 2 बार, तो 3 इंटू 3, फिर है 5 और फिर है 7 और फिर लास्ट में बच गया आपके पास कौन, 1। अभी तो हमने डिराइव किया, अब हम इसको घात के रूप में लिखते हैं। तो ये 2 बार है तो इसकी पावर 2, ये 2 बार है तो 3 की पावर भी 2, और 5 की कोई पावर नहीं है और 7 की भी कोई पावर नहीं है और 1 की भी कोई पावर नहीं है। आप ऊपर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं लिखें तो भी आपके चलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये इस प्रकार से हमारा बहुत ही सिंपल तीसरे का पहला प्रश्न हो गया, जो कि 1 नंबर का है। अब देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अति लघुरात्मक के अंदर यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यंक आपको दे रखा है 3, यानी कि पॉलिनोमियल का if 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल is 2x² प्लस x प्लस k is 3, then find the value of k। आपको मैंने जब पहले ही बता रखा है और आप पुरानी क्लासेस में देख सकते हैं कि जब कोई किसी का शून्यंक होता है, यानी कि वो मान उसमें रखने पर उस वैल्यू की जो होती है वो 0 हो जाती है। तो देखो कैसे होगा। अब आपको दे रखा है यदि शून्यंक बराबर क्या है, आपके पास 3 दे रखा है, यानी x माइनस 3 बराबर 0 होगा, तभी आपके पास x बराबर क्या आया, आपके पास 3 आया है। तो जहां जहां पे आपको x दे रखा है वहां हम 3 रखेंगे, तो इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मान रख के देखते हैं। देखो 2x² माइनस x प्लस x प्लस k बराबर 0 करेंगे और यहाँ x बराबर कितना रखेंगे, 2। x बराबर 3 रखा तो ये आया आपके पास 3 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो ये हुआ 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 2 को 9 से गुणा कर दिया, 2 9 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 18 और 3 हो गए आपके पास 21 प्लस k बराबर 0। तो k का मान ये उधर जाएगा यहाँ से इस तरफ, तो आ जाएगा माइनस का 21। ये इस प्रकार से आपके पास किसका मान आएगा, k का। यानी जो भी शून्यंक दे रखा है वो आपको x की जगह वैल्यू पुट करो तो बहुपद का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला हुआ है if 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, मतलब ये एक ऐसी शून्यंक है जिसको रखने पर बहुपद का मान आपका 0 होता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखें बहुत ही आसान है, पेंसिल और पेन का दे रखा है।
9 पेंसिल और 8 पेन, 9 पेंसिल और 8 पेन का मूल्य आपको दे रखा है 54। इसे बीज गणितीय समीकरण के रूप में लिखे हैं। इंग्लिश में बोले तो द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल एंड 8 पेन इज ₹54। राइट दिस एज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी आपको इसको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर आपको दर्शाना है। तो देखें, तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x और पेन का मूल्य बराबर y। इंग्लिश मीडियम वाले यहां पे लिख देंगे लेट बी द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू y, हम लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न, हमारा जो प्रश्न है यहां पे लिखते हैं, प्रश्नानुसार हमारे पास पेंसिल कितनी है 9, तो 9 पेंसिल का मूल्य x के हिसाब से 9x और 8 पेन है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल प्रश्न के हिसाब से कितना होना चाहिए 54। तो 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x, 8 को y से मल्टीप्लाई किया 8y बराबर 54। यही आपको क्या करना था, एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर आपको दर्शाना था। इन्होंने पूछा है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर इसको लिखो, तो ये हो गई आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल, आपको एक चीज का वैल्यू x लेना है, दूसरे का आपको y लेना है, फिर नंबर ऑफ जो आइटम्स है उसको आप मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखें क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चित्र में DE समांतर है BC के। अब ये ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ, DE समांतर है BC के, जो ये डायग्राम दे रखा है ये DE समांतर है BC के, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। आपको याद होगा कोई भी दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, समान रहता है। फिर उन्होंने क्या बोला, यदि AE बटा EC बराबर 3/2, यानी एक तरह से AE की वैल्यू और EC की वैल्यू आपको दे रखी है। तो AE की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और EC की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2, तथा AD का मान 2.7 सेंटीमीटर। चलो ये AD का मान 2.7 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है DB का मान, यहां पे आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए आपको एक किताब के अंदर आपके प्रमेय दे रखी है, उस प्रमेय का नाम है आधारभूत प्रमेय। क्या कहते हैं उसको, आधारभूत प्रमेय। अब ध्यान से सुने, यहां आपको याद होगा प्रमेय है आपकी एक प्रमेय, आधारभूत प्रमेय से। आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी ऊपर का बटा बटे में नीचे का बटा। तो आप क्या लिखेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का मान आपको दे रखा है 2.7, DB का मान आपको नहीं दिया, AE का मान आपको दे रखा है 3 और इसका मान आपको दे रखा है 2। यहां आने के बाद आपको करना है वज्र गुणा। क्या करना है, वज्र गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यहां पे करना है। तो देखें, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो DB का गुणा होगा 3 से और 2.7 का गुणा होगा आपके किससे, 2 से। अब ये 3 गुणे में है तो ये जाएगा भाग में। तो देखें DB बराबर 3 एकम 3, ये 9 बार कटेगा, यानी कि 0.9 इंटू 2 और DB का एक्चुअल वैल्यू इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा।
तो हमने सिर्फ प्रमेय लगाई, प्रमेय के हिसाब से हमने इसका आंसर निकाला। तो ये प्रश्न करने के लिए आपको ये प्रमेय याद होनी चाहिए। इस प्रमेय के बेस पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। बिंदु P 3,4 की x अक्ष से दूरी यानी कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस। तो ध्यान से सुने, ये हमारा एक x एक्सिस होता है, ऐसे ये आपका निर्देशांक है, ये x और ये y। अब ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ध्यान से सुने, ये आपका क्या है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो ये 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, 1 2 3 4, और ऊपर क्या चलता है, 1 2 3 एंड 4। अब P की वैल्यू यानी कि पहले 3, तो ये 3, फिर 4, ये 4, यानी अगर हम लोग ऐसे चलेंगे तो यहां आएगा, यहां पे बिंदु बनेगा आपका P, यही आपका P है। अब इन्होंने क्या पूछा, x अक्ष से दूरी, तो ये है आपका x अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और ये आपके है कौन सा, y अक्ष। इसकी दूरी x अक्ष से P से यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपको यहां पे दिख रही है, कितनी है, 4। तो यानी इसका आंसर हमारा कितना होगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्नों में। एक चीज ध्यान रखना, ये प्रश्न आपका उल्टा भी पूछा जा सकता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो 4, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपका कितना होगा, 3 आपका आंसर होगा। तो ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है, कई बार x अक्ष से पूछ लेते हैं और कई बार y अक्ष से भी दूरी पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना। बढ़े हैं हमारे अगले प्रश्न में। क्या कहता है अगला प्रश्न, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए शेयर ऑफ रेडियस आपको दे रखा है ना, सरफेस एरिया ऑफ शेयर। अब एक चीज देखो, गोला ये गोला हो गया, यहां से यहां की रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 14 सेंटीमीटर, राइट है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर आपको दे रखा है यहाँ पे 14, तो ये 14 इंटू 14, 7 से ये कट जाएगा 2 बार, 4 को 22 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पे 14 इंटू 2 बच जाएगा। 4 को 22 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी गुणा कर लीजिए, 22 इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28, और यहाँ इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखें 28 और 88 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 64 का 4, हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए आपके पास 22। अब यहाँ पे वापस वही संख्या आएगी, तो देखें 4 4 और 2 6, 2 और 2 4 और ये 2, तो आपके पास क्या आया 2 4 6 4। यहाँ पे दे रखा था सेंटीमीटर और ये दे रखा था क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान रखें, ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल है, ये क्षेत्रमिति की जो सवाल है बहुत ही सिंपल है। सिर्फ किनके लिए, जिनको इनके सूत्र याद है। जैसे ये सूत्र अगर आपको याद है, वैल्यू रखनी है और जोड़ बाकी गुणा भाग करके आपको आंसर निकालना है। एक तरह से ये सवाल आपके फोकट के नंबर जो बोले जाते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं जिनको जोड़ बाकी आती है, उनको सूत्र बता दो, क्लास में आया कोई हिंट दिया कि पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई स्क्वायर होता है, मान रख के अपना आंसर निकाल लेगा। लेकिन जिसको सूत्र याद नहीं है वो ये सवाल नहीं कर सकते। देखें फिर क्या कह रहा है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 968 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है आधार की त्रिज्या क्या होती है।
यानी कि द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 11 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 968, देन आपको फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। यानी अगर मैं यहां मानूं कि ये मेरा क्या है, एक सिलेंडर है, अब यहां से मेरे को रेडियस दे रखी है या नहीं दे रखी है, रेडियस तो हमें फाइंड करनी है, लेकिन हाइट दे रखी है। ये आपको हाइट है, ये आपको दे रखी है कितनी, 11 सेंटीमीटर, राइट है। तो देखें हाइट आपको 11 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश वाले बोलते हैं CSA, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। अगर ये आपको याद है तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया। देखें इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 968, ये 2, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है, छोड़ देते हैं, और एच की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 11, एच की वैल्यू 11। अब देखें ये 968, 7 नीचे था तो ऊपर आएगा, जो ऊपर थे वो सारे कहां आएंगे, नीचे आएंगे, और उधर आपके पास सिर्फ कौन बचेगा, आर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें इसको किससे सॉल्व करते हैं, मैं काट देता हूं इसको 11 के पाड़े से, देखना आप लोग, मैंने काटा 11 एकम 11, यहां पे भी काट दिया, 11 8 88, पीछे फिर से 8 बच गए तो 11 8 88, तो हमारे पास क्या बचा, देखो 88 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22, 22 के पाड़े से ये कट जाएगा 4 बार, और 2 के पाड़े से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 × 7 आपके पास बचेगा। क्या बचेगा, 2 × 7, और ये बराबर में आपके पास आर था ही, 2 को 7 से गुणा किया, 14 सेंटीमीटर बराबर आपकी बेस ऑफ रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इन सवाल को करने के लिए आपके पास कोई भी टेंशन नहीं होगी, आप आराम से इनको कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद हो। देखें फिर आपको क्या बोला गया है, आपको बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि आपको त्रिज्या दे रखी है। तो अब देखें हमें क्या दे रखा है, रेडियस आपको दी है 14 सेंटीमीटर, उसके बाद चाप केंद्र पर कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये अपना डायग्राम बनेगा ऐसे, यहां पे ये यहां पे कोण दे रखा है 60 डिग्री का, और त्रिज्या दे रखी है आपको ये वाली कितनी, 14 सेंटीमीटर, ओ ए और बी। अब आपसे चाप की लंबाई पूछिए, यानी यहां से लेके यहां तक की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। तो देखें थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो अब आपको चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360। अब आपको ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, 2πr थीटा बटे 360। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो देखें ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 14 और थीटा की वैल्यू 60, और बटे में कितना है 360। 0 से 0 काट दीजिए, 7 के पाड़े से 14 2 बार कट जाएगा, तो आपके पास 2 × 22 × 2। अब देखो 6 एकम 6 और ये कट गया 36, 6 छंग 36, तो नीचे कितना बचा 6। तब देखें 2 एकम 2, 2 तिया 6, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 44, बटे में कितना 3। एक बार फिर से देख लें, 2πr थीटा बटे 360, थीटा का मान 60 डिग्री, यहाँ पे 2 रखा, पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर रखा और थीटा का मान रखा।
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 कटा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो बटे का 6 नीचे आया, फिर 2 के पाड़े से इसको काट दिया तो बच गया हमारे पास 22 दूनी 44 बटे 3। अब यही आपका इसका आंसर भी हो सकता है, और नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट काटने में समस्या है तो ऐसे काट दें, 3 एकम 3, पीछे 1 बच गया, आया 4, 3 चौक 12, पीछे बच गया 2, पॉइंट लगाओ 0, 3 छंग 18, फिर से 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 छंग 18। तो यानी इसकी रेडियस कितनी आएगी आपके पास, जो आपके आर्क की जो दूरी है ए से बी तक की, वो आएगी आपके पास कितनी, 14.6 सेंटीमीटर आपका आंसर बनेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में, क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है त्रिकोणमिति का। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि इफ द शेडो ऑफ ए 6 मीटर हाइट पिलर इज 2√3 मीटर लॉन्ग, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सुनना, इन्होंने क्या कहा, एक खंबा है, ध्यान से सुनना, ये एक खंबा है और ये इसकी छाया है। ये क्या कह रहा है, 6 मीटर ऊंचा खंबा, तो खंबे की ऊंचाई तो दे रखी है आपको 6 मीटर, और छाया की दे रखी है आपको कितनी, 2√3 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में दे रखी है। अब ये कह रहा है 49 कोण, 49 यानी कि उन्नयन कोण, ये वाला कोण पूछा है, तो इसके सामने ये आपको लंब दे रखा है, यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है लंब, और बटे में दे रखा है आधार, यानी कि P/B ये दे रखा है। तो देखें 6 बटा, और ये बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, हमारे को पता है tan थीटा, तो 6 बटे 2√3 बराबर tan थीटा। 2 के पाड़े से ये कट जाएगा 3 बार, 3 बटे √3 बराबर tan थीटा। अब आप देखेंगे कि 3 बटा √3 किसी का मान नहीं है। अरे भाई, तो यहां अभी हमें अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें यहां पे क्या करना है, हरों का परिमेयकरण, नाम सुना है, हरों का परिमेयकरण। उसमें हम क्या करते हैं, 3 बटे √3 था, नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा, तो देखें क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा 3 गुणा √3, बटे में हो जाएगा √3 गुणा होकर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास tan थीटा बराबर कितना आया, √3, और √3 tan में किसका मान है, 60 का, तो यहां लिख देते हैं tan 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब ये मैंने कैसे पता किया कि tan 60 की वैल्यू है, तो ध्यान से सुने, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बटा 2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा 2, 2 से 2 कटा तो पीछे क्या बचा, √3। तो हमेशा साइन और कॉस की वैल्यू को दिमाग में रखना, ताकि tan और cot की वैल्यू आपके दिमाग में आ जाएगी, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो पूरी सारणी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और साइन और कॉस के मान याद रखें, बाकी अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में, देखें क्या है अगला प्रश्न। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, अवनमन मतलब नमन करना, नीचे झुकना, ऊपर से नीचे देख रहा है, नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब आदमी झुक गया, ऑफ ए बोट फ्रॉम अ 20 मीटर हाई रिवर ब्रिज। तो देखो ये आपकी एक नदी है, राइट है, ये आपकी एक नदी है, 20 मीटर ऊंचे पुल पर, यहां पे एक आपका पुल बना हुआ है, वो भी कितना ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा पुल, वहां से एक नाव का अवनमन कोण। तो यहां पे मैं मान लेता हूं ये आपकी एक नाव है जिसके अंदर कोई 2-4 बच्चे बैठे होंगे, यहां पे एक पुल पे कोई बंदा है, वो इसको ऐसे, उसकी आंख की नजर तो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो उसको ऐसे देख रहा है, नाव को देख रहा है। तो नाव का अवनमन कोण जो दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है,
30 डिग्री। अब आपको पता है ये और ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं, यानी ये 30 हैं, तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अब वो पूछ रहा है नाव को पुल तक यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं x, ये a, ये b और ये c। तो अब आप देखें हमें दे रखा है BC बटा AB, वो आपके हो जाएगा कितना? tan 30। BC क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। लंब बटे आधार, कल बताया था लंब लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो BC का मान तो आपको दे रखा है 20, AB का मान हमें नहीं पता, हम x भी लिख सकते हैं, और tan 30 का मान होता है आपके पास 1/√3। क्या होता है? 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वज्र गुणा करने पर, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो AB का गुणा 1 से और AB का गुणा 1 से और 20 का गुणा √3 से। तो आप लोग देखेंगे कि AB को 1 से किया और ये हो जाएगा आपके पास 20√3 मीटर। इतनी दूरी आपके नाव को तय करनी पड़ेगी। तो ये हुए हमारे तीसरे सवाल के सारे 10 प्रश्न, एक एक नंबर के। अब आप एक बार ध्यान से सुने, हमने कल क्या किए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए टोटल कितने? 15। फिल इन द ब्लैंक्स की कितनी? 7। आज एक एक नंबर के क्वेश्चन किए कितने? 10। टोटल क्वेश्चन अगर आप जोड़ोगे तो कितने आते हैं? 32। अब आप एक चीज सोचो, 80 नंबर का पेपर और 80 में से 32 नंबर सिर्फ आपके अबसद, एक एक नंबर और खाली जगह, तो क्या पास होना कोई बुरी बात है? आप आराम से हो सकते हो, सारा पेपर सॉल्व नहीं करो तो भी आप 80 में से 32 नंबर लेके आते हो। और स्कूल से अगर एब्ज्यूम करें कि आपके पास ज्यादा नहीं 15 नंबर भी अगर आपके जाते हैं तो लगभग 50% तो बच्चे का बन गया, 50% तो बच्चे का लगभग बन गया। तो हमारे पास 80 में से 32 नंबर लाना बहुत ही आसान है। तो पहले आप ये टारगेट रखें कि जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके सबके छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लें, क्योंकि 32 नंबर क्वेश्चन एक तरह से 42% है ये आपका। 40% 40, 80 में से ये आपके लगभग 40% के आसपास आपका क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा। तो ये आप तैयारी करें। हम अगले चैप्टर जो इसके अगले क्वेश्चंस हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, वो आपको बड़े क्वेश्चंस होंगे, जो 2 नंबर के भी हैं, 3 के भी हैं, या फिर बड़े क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करें और इनको करने से पहले इससे पहला जो पार्ट 1 है वो जरूर देखें। तो जब मिलेंगे हम अगली क्लास में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।